भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संयुक्त रैली जो 25 फरवरी को हुई थी, किसान आंदोलन का बहाना लेके हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा को बंधक बना रखा है। उसके चलते अब ये रैली 9 मार्च को जींद के हुड्डा ग्राउंड सफीदों रोड पर होगी। इस रैली को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अमरजीत कौर संबोधित करेंगे। ये रैली देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए। 75 साल में जो नीतियां अपनाई गई, उसके चलते दक्षिणपंथी ताकतों ने उन नीतियों के कारण जो हालात पैदा हुए, उसको बुनाते हुए देश के कारपोरेट ने एक आदमी को टारगेट करके प्रधानमंत्री बनाने की और उसकी उपलब्धियां, बिना हुई उपलब्धियां का बखान किया गया, जिसके चलते केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और उस सरकार ने जो वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। वो जुमले साबित हुए और खुद देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि चुनाव में के समय पर की गई घोषणाएं वो लागू नहीं की जाती, वो चुनाव जीतने के लिए होती हैं और वो जुमले थे। और आज जो देश की हालत है, भयंकर बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियों की 45 साल का बेरोजगारी का देश में रिकॉर्ड टूट गया। हमारे पास पढ़े लिखे लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ बेरोजगार है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। एक एक विभाग में कई सीटों का एक आदमी काम करता है। और इसके बदले ये हरियाणा में विशेषकर वो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्ची भर्तियां की जा रही हैं और हरियाणा सरकार ने ये फैसला कर लिया पक्की भर्तियां कम से कम करेंगे। पिछले 5 साल में अनेकों पेपर लीक हुए हैं, कुछ भर्तियां कोर्ट में अटकेगी, चैलेंज होगी और अब जाके जब चुनाव बिल्कुल सिर पर आया तो चुनाव जीतने के लिए कह रहे हैं कि हम 60,000 लोगों की भर्ती करेंगे। C&D का पेपर लिया है, उसकी लिस्ट सॉर्ट आउट करके अब कुछ भर्तियां निकाली जा रही हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा कोरोना के टाइम पे बहुत बड़ी लाइफलाइन साबित हुआ। कोरोना के समय जितनी भी सरकारी योजनाएं में लोग थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे बिजली विभाग है, और रोजगार मिला तो वो कोरोना से मिला। प्राइवेट डॉक्टर तो अस्पताल बंद करके चले गए। यहाँ की आशा वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों ने अपनी जान दांव पर लगा के लोगों की सेवा करी। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी, नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, इन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख के पूरा का पूरा ढांचा सफाई का काम संभाला। और उसके बावजूद अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल की सरकार रेगुलर भर्ती करने की बजाय टेम्परेरी भर्ती कर दी है। यही हाल शिक्षा का है। शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। एक बात, शिक्षा का मतलब अब यूनिवर्सिटियों को लेटर हरियाणा ने 2 बार निकाल लिए कि भाई यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्स खुद पैदा करें, लेकिन फिर ये टीचर, नॉन टीचर टीचिंग स्टाफ के दबाव में, छात्रों के दबाव में वो लेटर वापस लेने पड़े। परंतु हालत ये है, अब शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। अनेकों प्रोफेसर की, लेक्चरार की पोस्टें खाली पड़ी हैं और ठेके के लोग भर्ती कर रखे हैं। उनको जो वेतन है वो मामूली वेतन पे उनसे बच्चों को पढ़वाया जा रहा है। और स्कूलों की हालत है, 5,000 स्कूल हरियाणा में बंद कर दिए। नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का है। ये जो 5,000 स्कूल बंद हुए हैं, ये ज़्यादातर लड़कियों के स्कूल हैं। इसमें ये स्कूल बंद करने के बाद इसकी मार जो है
वो बच्चों की पढ़ाई पर गरीब तबके जो हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, उनके बच्चे इन स्कूलों में थे, और लड़कियां तो गांव से बाहर जाके पढ़ने में आज की स्थिति है नहीं। इसकी मार फिर गरीब लोगों पर, विशेषकर ये मिड डे मील की महिलाओं पर। 5,000 स्कूल बंद हो गए तो 7-8 हज़ार महिलाएं जो अपने बच्चों को पाल रही थी, विडो महिलाएं हैं, ज़्यादातर विकर सेक्शन की महिलाएं हैं, वो बीमार होगी। शिक्षा में सरकार चिराग योजना लेके आई है, और चिराग योजना में ये कह रही है कि हम प्राइवेट स्कूल में कोई दाखिल कराओगा सरकारी स्कूल से निकाल के, उसको 1100 रुपये सरकार देगी उसके बच्चे के लिए, और सरकारी स्कूल में होगा तो मॉडल संस्कृति के नाम पर 500 से 1100 तक की फीस बच्चों पर वसूली जा रही है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद करना की एक योजना है, और उसमें जिस तरह गैस की सब्सिडी अब बंद होगी, हमारे सामने एक उदाहरण है, उसी तरह ये फिर इस फीस को भी देने से इनकार कर देंगे। तीसरा है बिजली का। किसान आंदोलन के टाइम पे सरकार ने ये कमिटमेंट कराया था कि बिजली बिल 2020 हम दोबारा नहीं लेके आएंगे। अब वो बिल पेश कर दिया, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है। उस बिल के तहत स्मार्ट मीटर आएंगे, और हमारे खेती में 10 पैसे यूनिट है। अगर वो बिल पास हो गया तो खेती को भी, जो आज भी खेती घाटे का सौदा है, तो बिजली महंगी हो जाएगी, और उसके कारण खेती की लागत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्मार्ट मीटर का मतलब है पहले पैसे दो, जिस तरह मोबाइल में पैसे डालते हो इस तरह पहले पैसे दे के बिजली खरीदनी पड़ेगी। आपके पैसे ख़त्म हो गए तो जिस तरह मोबाइल बात कराना बंद कर देता, उसी तरह मीटर से बिजली आपकी बाहर नहीं जाएगी, घर में नहीं आएगी। ये एक हालत है। इस हालत में हम ये कम्युनिस्ट पार्टियां जो कर रही हैं रैली, मतलब इसमें दूसरा जो मसला है वो बीजेपी जहाँ लोगों पर बाहर डाल रही है, वहीं पर भावनाएं भड़का के लोगों को मतलब भरमा के झूठी बातें फैला के, अभी हमारे प्रधानमंत्री एक एडवर्टाइजमेंट खुद करते हैं कि भाई परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, तो ये परिवार कैसे चलेगा, फिर देश कैसे चलेगा। सबके लिए समान नागरिक संहिता की वो बात करते हैं। सबकी अपनी सामाजिक मान्यताएं हैं, अपने तरीके हैं। हमारे यहाँ भी ज़्यादातर दलित परिवार अब ये पुरानी पोंगापंथी जो है उसको छोड़ के बौद्ध धर्म के अनुसार शादियाँ करने लग गई, और ये कह रहे हैं कि एक देश एक धर्म। मतलब ये जो नागरिक संहिता का सवाल है वो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अब यहाँ जो ऑक्सफोम की 4-5 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने बताया कि 1% लोग 44% आमदनी के मालिक हो गए, और निचले जो 50% लोग हैं उन पर केवल 3% आमदनी आती है। मतलब ये कितनी बड़ी खाई है, जो गरीबी और अमीरी की खाई चौड़ी हो रही है। दूसरा ऑक्सफोम ने बताया कि जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, जीएसटी, एक देश एक टैक्स का नाम लेके देश की तमाम जनता भिखारी भी आज टैक्स पे ही हो गया, और नीचे के जो 50% लोग हैं जिन पर 3% पैसा आता है, वो 62-64 रुपये देते हैं। 62-64% उनको टैक्स उन्हीं से जाता है, और वो जो 1% 44% के मालिक है उनसे 4% टैक्स की कलेक्शन होती है। और कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई। कारपोरेट का टैक्स तो 30% से घटा के ये 18 से लेके 22% तक ले आए। उन पर हमारी मांग है वामपंथी पार्टियों की, ये जो कारपोरेट हाउसेज हैं उन पर 1% अगर टैक्स लगा दिया जाए, वेल्थ टैक्स, तो देश की तमाम जो आज समस्याएं हैं उनका हल किया जा सकता है। विकल्प की नीति केवल वामपंथी पार्टियों पे है। अकेले बंगाल में 25 लाख एकड़ जमीन बगैर जागीरदारों को कुछ दिए उनसे ली, और बगैर कुछ लिए बेजमीने लोगों में ज्योति बासु की सरकार ने बांटी। इसके अलावा 3 स्तरीय पंचायती राज ढांचा पहली
वामपंथी सरकार थी जिसने देश में लागू किया। महिलाओं को, दलितों को, बैकवर्डों को आरक्षण दिया। फिर उसी की तर्ज पर पूरे देश में पंचायती राज ढांचा बना और बीजेपी ने तो इसका विकेंद्रीकरण करने की बजाय केंद्रीयकरण कर दिया। पढ़ी लिखी पंचायत के नाम पर बहुत से लोगों को इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया। और ये पढ़े लिखे हरियाणा में तो पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई और बनाते ही सरकार उनको कहने लगी कि ये तो चोर है, पंचायतों को चोर घोषित कर दिया और अल्टीमेटली पंचायतों का आंदोलन की पिटाई करी। पूरे हरियाणा की पंचायतें आज बीजेपी की सरकार के खिलाफ हैं। दूसरा, केरल में आज हमारी सरकार है। केरल में राशन की जो चीजें हैं, ये तो केंद्र की सरकार 5 किलो अनाज दे के कह रही है कि 84 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। केरल की सरकार ने 14 चीज राशन की दुकान पे 30 के 30 दिन मिलती हैं। यहाँ तो एक एक जो कोटा रहा हो 4-4, 5-5 गामा के कोटे ले रहा है और एक दिन खोल रहा है। यहाँ राशन की भी आपूर्ति पूरी नहीं है, कम राशन आता है और ये फिर कहते हैं कि जो आ गया वो ले गया और जो रह गया वो रह गया। और ढिढोरा पीटा जा रहा है कि 84 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज, केवल 5 किलो अनाज राशन नहीं है, उसमें नमक, मिर्च, तेल, दूध, अंडा, ये सब चीजें चाहिए, परंतु ये सरकार दे नहीं रही और बिना बात की वाहवाही लूटी जा रही है। पैकिंग पे खर्चा ज्यादा है और वितरण कम किया जा रहा है, ये है। दूसरा जो है, इसी टाइम पे केरल की सरकार, हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलनरत हैं एमएसपी पे फ्री फसल की खरीद कराने के लिए। केरल की सरकार ने सब्जियों पे भी एमएसपी दिया है और केरल की सरकार धान पे एमएसपी से ऊपर 850 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रही है ताकि वहां का किसान धान पैदा करे इसके लिए। और सबसे ज्यादा मजदूरी केरल में है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में है, सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई 90% बच्चे केरल में सरकारी स्कूलों में है और 95% लोगों का इलाज केरल में सरकारी अस्पताल में होता है। ये राजनीति का फर्क है। और इन्होंने तो बीएसएनएल को एक तरह से ध्वस्त कर दिया। खुद प्रधानमंत्री जियो की एडवर्टाइजमेंट करता था, लेकिन केरल की सरकार ने जियो का नेटवर्क नहीं चलाया, अपना ढांचा खड़ा करके नेटवर्क दिया और लोगों को फ्री वाईफाई, फ्री डाटा केरल की सरकार दे दी। एक और हमारे सामने उदाहरण है, पूरे देश में कोरोना के टाइम प्रवासी मजदूर पैदल चले, यहाँ तक की घटनाएं घटी महाराष्ट्र में 30-35 मजदूर जो पैदल चलते हुए रेल पे की लाइन से आ रहे थे, क्योंकि रोड से पुलिस नहीं जाने दे रही थी। उन्होंने एक रास्ता देखा कि भाई रेल की लाइन से निकल जाएं, वो चलते चलते थक के सो गए, रेल का पता नहीं लगा। 20 से ज्यादा मजदूर रेल की पटड़ी पर कट गए। केरल की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपना मेहमान बना के रखा और उनकी 2 टाइम घर पर बात करवाते थे। उनको उनके अनुसार, जो किसी भी प्रदेश का था उसके अनुसार खाना देते थे। ये एक राजनीति का फर्क है। और देश के स्तर पर भी ये वामपंथ की जो राजनीति है, 10 आदमी मुख्यमंत्री रह लिए और सैकड़ों राज्यों में मिनिस्टर रह लिए, सैकड़ों लोग एमपी रह लिए, हजारों के करीब एमएलए रह लिए। किसी पे भी ना आज ईडी है ना सीबीआई है, क्योंकि पाक साफ राजनीति है। और ये सरकार आज जो प्रयोग कर रही है ईडी का, सीबीआई का, रोज दल बदल करवा रही है। अभी चंडीगढ़ का उदाहरण हमारे सामने है। स्वागत करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसने वो जो मतलब एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी उसको बचाया है। और कल वो आपका जो चेयरमैन का मेयर का कैंडिडेट था उसको विजयी घोषित कराया है और बीजेपी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुई। दूसरा एक मसला है इलेक्शन बॉन्ड का। इलेक्शन बॉन्ड, पहले हमारे देश में कोई भी बड़ी कंपनी अपने 3 साल का मुनाफे का 7% से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा नहीं दे सकती थी। उसको ख़त्म करके ये इलेक्शन बॉन्ड लेकर आए। इलेक्शन बॉन्ड में जो पैसे
ले रहा है बैंक से, वो आम आदमी 25,000 से ऊपर लाएगा तो पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। इलेक्शन बॉन्ड कितने हजार करोड़ का खरीद लो, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं थी। और किसको दिया यह भी बताने की जरूरत नहीं थी। पार्टियों ने भी यह बताने की जरूरत नहीं थी किसने पैसा दिया। रसीद पे चंदा लोगे तो 2,000 रुपये, और इलेक्शन बॉन्ड का पैसा लोगे तो वो करोड़ों में लिया। और 13,000 करोड़ रुपए इस दौरान में इलेक्शन बॉन्ड से आया है। 17 से अब तक का ज्यादातर जो पैसा है वो बीजेपी के पास गया है। इसको भी सीपीएम ने शुरू में ही चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और अकेली पार्टी है सीपीआईएम जिसने इलेक्शन बॉन्ड का एक भी पैसा नहीं लिया। हम केरल में सत्ता में हैं, हमने वहां भी कारपोरेट से कोई चंदा नहीं लिया, हम लोगों से चंदा करते हैं। ये राजनीति का फर्क है, और इस फर्क को देखते हुए हमारी हरियाणा की जनता से, विशेषकर जींद जिला की जनता से ये अपील है कि अगर आपने मजदूर की, किसान की, महिला की, इनके सवालों को, छात्रों के, नौजवानों के शिक्षा का सवाल है, रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, इनको केंद्र में लाना है तो वामपंथ की ताकत को मजबूत करना होगा। और इस रैली को मजबूत करें, हमारी अपील है। ये बाकी बुर्जुआ पार्टियों की तरह हमारे पास अनाप शनाप धन नहीं है, ना उनकी तरह हम गाड़ी भेज सकते। लोग अपना साधन करके लेके आए और इस रैली को सफल बनाने की हमारी अपील है।